सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन के ऊपर। मौर्य साम्राज्य भारत का विशालतम साम्राज्य था और इसने पहली बार एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था अर्थात केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि राजा का आदर्श एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा में उसी प्रकार का भाव रखना चाहिए जैसा कि एक पिता का अपने पुत्र में होता है। अशोक भी अपने अभिलेखों में कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान की तरह है और सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था एक हद तक मगध के पूर्व राजाओं की प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन उसके विस्तार और परिष्कार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की रचनात्मक प्रतिभा को दिया जाता है। मौर्यों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि परवर्ती भारतीय शासकों ने इसका अनुकरण और अनुसरण करने की कोशिश की। परवर्ती शासकों के लिए मौर्य प्रशासन की व्यवस्थाएं विशेषताएं अनुकरणीय रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौर्य शासन की मुख्य विशेषताएं: लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन व्यवस्था तथा विपुल जन कल्याणकारी योजनाएं। दोबारा देखते हैं हम। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व व्यवस्था तथा विपुल जन कल्याणकारी कार्य। मौर्यों की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य अर्थशास्त्र के निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है। उसमें कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। राजा को अच्छा लगे तो वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। मौर्य प्रशासन की जानकारी के मुख्य स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के स्वयं के विभिन्न अभिलेख, ये तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं हमारे लिए। केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था का मुखिया राजा और उसकी सहायतार्थ मंत्री परिषद, एक प्रकार से मंत्रियों की सभा होती थी और मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य को 12,000 पौंड वार्षिक वेतन मिलता था। फिर मंत्रिण, ये अंतरंग मंत्रिमंडल था। इसमें 3 से 4 सदस्य होते थे। मुख्यमंत्री या पुरोहित, सेनापति, युवराज और एक आधा मंत्री। इनका वार्षिक वेतन 48,000 पौंड होता था। ये वर्तमान कैबिनेट
मंत्रियों की भांति होता था मंत्रिमंडल। केंद्रीय शासन का संगठन, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विभागों में, संपूर्ण शासन व्यवस्था को विभागों में विभक्त किया गया, जिनको तत्कालीन समय में तीर्थ कहा जाता था। और प्रत्येक तीर्थ का या विभाग का एक सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, जिसको अमात्य कहा जाता था। फिर उस विभाग के उप विभाग होते थे, जिसका प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष कहलाता था। हमें अर्थशास्त्र में अमात्यों की संख्या 18 मिलती है। नंबर 1 प्रधान मंत्री या पुरोहित, 2 समाहर्ता राजस्व मंत्री होता था ये, 3 सन्निधाता कोष मंत्री, 4 सेनापति, 5 युवराज, 6 प्रदेष्टा, ये कंटक शोधन न्यायाधीश होता था, 7 व्यवहारिक, ये धर्मस्थीय न्यायाधीश होता था, 8 नायक, ये प्रमुख सैन्य संचालक होता था, 9 कर्मांतिक उद्योग मंत्री, 10 मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, 11 दंडपाल सेना का अधिकारी, 12 अंतपाल राज्य सीमा पर स्थित दुर्गों एवं छावनियों का व्यवस्थापक, 13 दुर्गपाल अंतर्वर्ती दुर्गों नगरों की रक्षा आदि की व्यवस्था करना इसका मुख्य काम होता था, 14 पुरों अथवा नगरों के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, पुर का मतलब यहाँ गढ़ से है, 15 प्रशासता, राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करना एवं राज्य के सभी कागज पत्रों के वितरण का विवरण रखने वाला विभाग, अक्षपटल का सर्वोच्च अधिकारी होता था ये, 16 द्वारिक राजप्रसाद का प्रधान अधिकारी, 17 आंतरवेशिक राजा का निजी अंगरक्षक सेना का अध्यक्ष, 18 आटविक वन विभाग का मंत्री। इस प्रकार 18 अमात्यों की संख्या मिलती है। और उप विभाग जो थे जिनके अध्यक्ष होते थे, 26 अध्यक्षों के बारे में हमें अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती, जिनमें कुछ की हम यहाँ बात करेंगे। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष व्यापार संबंधी करों को एकत्र करने वाला, आकाराध्यक्ष खानों का प्रमुख अधिकारी, सूत्राध्यक्ष वस्त्र उद्योग या काटने और बुनने से संबंधित उद्योगों का प्रमुख अधिकारी, पन्नाध्यक्ष बाजार पर नियंत्रण करने वाला, सुराध्यक्ष मदिरा उद्योग एवं उसके उपभोग का नियंत्रित करने वाला। इस प्रकार कुल मिला के 26 उप विभाग या अध्यक्षों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बहुत कम अवधि में एक विशाल सुगठित सोपानात्मक अधिकारी तंत्र का सफलतापूर्वक गठन मौर्य प्रशासन व्यवस्था की एक महान उपलब्धि थी। जिस प्रकार का विभागीय तंत्र इन्होंने खड़ा किया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इनके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में अशोक के द्वारा नियुक्त 2 पदाधिकारियों के बारे में और जानकारी मिलती है। एक धर्म में महामात्र, दूसरा राजुक। ये नए पद सर्जित किए गए थे अशोक के शासनकाल के दौरान, जो धर्म की व्यवस्था को देखते थे, धर्म के बारे में जानकारियां एकत्रित करते थे। प्रांतीय शासन, अशोक के शासनकाल के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों की जानकारी मिलती है, 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दूसरा अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी उज्जैनी, तीसरा कलिंग की राजधानी तौशाली,
चौथा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, और मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र, जो तत्कालीन मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी, जहाँ स्वयं राजा बैठता था। मध्य देश पर सम्राट स्वयं शासन करता था तथा अन्य प्रांतों में प्राय राजवंश के राजकुमार को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, लेकिन कुछ प्रांतों में अन्य सुयोग्य व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जाता था। उसके उदाहरण हमें मिलते हैं। अभी देखो कि हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्थानीय शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था की सबसे छोटी कड़ी ग्राम शासन होता था और ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। उसके सहयोग के लिए जैसे आज पंचायत होती है वैसे ही एक ग्राम सभा होती थी। 10 ग्रामों का समूह गोप कहलाता था और कई गोपों का समूह स्थानिक कहलाता था। जिस प्रकार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होती है, ठीक वैसे ही ग्राम सभा, गोप और स्थानिक ये व्यवस्था थी। नगर प्रशासन। एक नगर सभा होती थी आधुनिक नगर पालिका की भांति। उसमें 6 समितियां होती थी। शिल्पकला समिति, विदेश यात्री समिति, जनगणना समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति, कर समिति, और उसका प्रमुख अधिकारी जो होता था वो नागरिक कहलाता था। ठीक है। चौथा, न्याय व्यवस्था। 2 प्रकार के न्यायालय मौर्य साम्राज्य में स्थापित थे। धर्मस्थी, जिनमें दीवानी मामले देखे जाते थे। दूसरा कंटक शोधन, फौजदारी मामले। लेकिन राज शासन की व्यवस्था थी। राजा की आज्ञा जो थी उसी के आधार पे निर्णय किए जाते थे। गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में हमें एक सुगठित गुप्तचर प्रणाली की जानकारी मिलती है। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। संस्था, एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले, और संचर, भ्रमणशील। गुप्तचर राजा के कान और नेत्र माने गए मौर्य साम्राज्य में। सैनिक प्रशासन। मौर्य शासनकाल में एक विशाल, अनुशासित और सुसंगठित सेना का निर्माण हुआ। प्लिनी लिखता है कि मौर्यों के पास में 6 लाख पदाती सैनिक, पदाती का मतलब पैदल सैनिकों से है यहाँ पे, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 1,000 रथ, एक वाहन टुकड़ी तथा जहाजी बेड़ा भी शामिल था। पहली बार जानकारी मिलती है हमें कि सेना में जहाजी बेड़ा और वाहन टुकड़ी शामिल की गई। ये बड़ी उपलब्धि थी मौर्यों की। 6 समितियां होती थी जो सेना के संचालन में, सेना की व्यवस्था करने में सहयोग करती थी। पदाती सेना, असुर सेना, हस्ती सेना, रथ सेना, नौसेना तथा सेना परिवहन एवं रसद। नौसेना और सेना परिवहन तथा रसद विभाग मौर्यों के अभिनव प्रयोग थे। सैनिकों के प्रशिक्षण और अभ्यास, उनके वेतन, कर्तव्यों और दायित्वों के लिए अर्थशास्त्र में व्यापक नियम निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्थित व्यवस्था मिलती है सेना के संबंध में हमें। राजस्व प्रशासन। राजस्व में मुख्य स्रोत भूमिकर या भू राजस्व था, जो उत्पादन का 1/6 भाग से लेकर 1/4 भाग तक किसानों से वसूल किया जाता था। दूसरा राजस्व का मुख्य आधार था पथकर। बिक्री के लिए लाई गई सभी वस्तुओं पर कर लागू था। ये 5 से 10% तक लिया जाता था। विदेशों से आयात और निर्यात कर, आयात को प्रवेश कर कहा जाता था और निर्यात कर को निष्क्राम्य
कर कहा जाता था। आयात का 20% कर लिया जाता था। निर्यात के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। राजकोष में खानों, वनों, चारागाहों, भूमियों, किलों आदि से भी राजस्व प्राप्त होता था। विभिन्न प्रकार के अर्थदंडों से तथा संपत्ति की जब्ती से भी राज्य की आमदनी होती थी। जन कल्याणकारी कार्य। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने जन कल्याणकारी कार्यों में अत्यधिक रुचि ली और एक प्रजाहितैषी राज्य के आदर्श को चरितार्थ करने का प्रयास किया गया। सड़कों, अस्पतालों, विश्राम गृहों, मंदिरों, शैक्षिक संस्थाओं, नहरों, कुओं आदि का निर्माण राजकीय प्रयासों से किया जाता था। प्रशासन का एक विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य सड़कों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव करता था। सड़क के किनारे मील के पत्थर तथा नाम पट्ट लगाए जाते थे। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए जाते थे तथा कुएं खोदे जाते थे। महत्वपूर्ण स्थानों पर धर्मशालाएं एवं विश्राम स्थल बनाए गए। मनुष्य के लिए भोजन, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होती थी, जो निर्धारित दाम में उपलब्ध होता था आसानी से। पेयजल सुविधा तथा चिकित्सालयों की सुविधा मौर्य प्रशासन के द्वारा की जाती थी। राज्य में सिंचाई विभाग था। गुजरात में गिरनार के पास चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक के समय यहाँ के प्रांतीय शासक तुसाफ के द्वारा इस झील से सिंचाई के लिए नहर निकलवाई गई थी। एक जनगणना विभाग था जिसमें जन्म में मृत्यु का पंजिका में पंजीकरण किया जाता था। चिकित्सालय खोले गए। रोग विशेषज्ञ, वैद्य और चिकित्सक नियुक्त किए गए। 3 विभाग थे चिकित्सालय में। एक बीसक, सामान्य चिकित्सक कह सकते हैं जिसको हम, एक विष चिकित्सक और तीसरा प्रसूति चिकित्सक। ये व्यवस्था थी। औषधियों के उत्पादन और निर्माण के लिए सरकार प्रबंध करती थी। नगरों की स्वच्छता और भोजन शुद्धि के लिए निरीक्षक रखे गए थे। आकस्मिक संकटों जैसे रोग, महामारी, अग्नि, अकाल, बाढ़ आदि से रक्षा के लिए भी सरकार की ओर से प्रबंध था। अग्निकांड को रोकने के लिए नगरों में शासन की ओर से यंत्र, उपकरण आदि की व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य शासकों के द्वारा बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि ली गई और उन कार्यों को मूर्त रूप दिया गया। आम जनता के लिए व्यवस्था की गई। ये पहली बार हमें देखने को